हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के दुर्गापुर, बर्नपुर और भिलाई के फीटर, टर्नर, वेल्डर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये सेट 22 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 21 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपर नहीं बनना है, एग्जाम पास करना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चित्र में दर्शाए गए स्टेक का नाम लिखें। यानी कि ये जो चित्र जो दिया गया है, इसमें ये कौन सा स्टेक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बीक स्टेक। ये कौन सा स्टेक है, तो ये बीक स्टेक का फिगर दिया गया है। और ये जो प्रश्न जो है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सीट मेटल शॉप में इस स्टेक का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ सीट मेटल कीप यानी कि फनल के आकार में मोड़नी हो या टेपर बेड बनाना हो, क्योंकि इस स्टेक का हॉर्न यानी कि हेड शंक्वाकार आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस स्टेक एक तेज कोर वृत्त के चाप के रूप में होता है जो एक ओर को तिरछा होता है। इसका उपयोग धातु की चकती पर फ्लैंज चढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि उस स्टेक का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाफ मून स्टेक। और ये जो प्रश्न है 2004 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हाफ मून स्टेक एक तेज कोर वृत्त के चाप के रूप में होता है जो एक ओर को तिरछा होता है। इसका उपयोग धातु की चकती पर फ्लैंज चढ़ाने के लिए किया जाता है। स्टेक का हॉर्न अर्ध चंद्राकार होता है। इस स्टेक का प्रयोग सीट को गोलाकार एवं चाप पर मोड़ने के लिए किया जाता है। इसे हाफ मून स्टेक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कर्तनी सीयर का उपयोग किसको काटने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोटी सीट को काटने के लिए किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्तनी का उपयोग मोटी सीट को काटने के लिए किया जाता है। यह सीट मेटल शॉप का प्रमुख औजार है। अगला है, इसका एक ब्लेड स्थिर तथा दूसरा ब्लेड ऊपर नीचे चलता है। मूविंग ब्लेड नाइफ एज कटर की तरह होता है, जिसे अपर ब्लेड कहते हैं। यह मशीन लीवर से चलाई जाती है, इसलिए इसे लीवर सीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ब्लैंकन ऑपरेशन में क्लियरेंस प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑन पंच यानी कि पंच पर। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब डाई पंच द्वारा सीट में से काटा गया टुकड़ा उपयोगी होता है तो उसे ब्लैंकिंग ऑपरेशन कहा जाता है। इस ऑपरेशन में पंच पर क्लियरेंस दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा एक स्क्रू को निर्धारित किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेजर डाया, यानी कि मुख्य व्यास। और ये जो प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्य व्यास द्वारा एक स्क्रू को निर्धारित किया जाता है। स्क्रू थ्रेड के सबसे छोटे व्यास को लघु व्यास यानी कि माइनर डाया कहते हैं। इसे कोर व्यास भी कहते हैं। थ्रेड का वह व्यास जहां थ्रेड की मोटाई उसकी पिच की आधी हो पिच व्यास कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मीट्रिक चूड़ियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ISI थ्रेड जो है ये मीट्रिक चूड़ियाँ हैं, यानी कि मीट्रिक थ्रेड है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ISI थ्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इन चूड़ियों को भारतीय मानक संस्थान यानी कि ISI से मान्यता प्राप्त है। IS 1330 से 1958 के अनुसार ये चूड़ियाँ 0.25 mm से 300 mm तक के व्यासों में पाई जाती है। इन चूड़ियों को प्रकट करने के लिए M यानी कैपिटल M अक्षर के साथ चूड़ी का व्यास और पिच लिखते हैं, जैसे M8 × 1.25 इत्यादि। इन चूड़ियों के कोण यानी कि एंगल 60 डिग्री होते हैं और गहराई यानी कि जो डेप्थ जो होता है वो 0.6134 p होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1.75 पिच से युक्त M12 के किसी आंतरिक थ्रेड के लिए परिकलित टैप ड्रिल का आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 10.25 mm है। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कोर्स थ्रेड की स्थिति में टैप ड्रिल साइज बराबर क्या होता है? और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो टैप ड्रिल साइज को निकालने का। तो टैप ड्रिल साइज बराबर क्या होता है? तो टैप बेसिक मेजर डाया माइनस पिच। तो जो टैप बेसिक मेजर डाया जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो वो दिया गया है M12 दिया गया है। और जो पिच जो दिया गया है वो 1.75 दिया गया है। तो अगर हम 12 से 1.75 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो 10.25 mm आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कर्तन औजार के गति के कारण कार्य पृष्ठ पर प्रतिरूप को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सरफेस टेक्सचर कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्तन औजार के गति के कारण कार्य पृष्ठ पर प्रतिरूप बनाने को पृष्ठ संयुक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मेटिंग यानी कि मेल एवं फीमेल पार्टों की असेंबली को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फीट कहते हैं। और ये जो प्रश्न है 2005 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटिंग मेल और फीमेल पार्टों की असेंबली को फीट कहते हैं, या असेंबल किए हुए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फीट कहते हैं। अगला है फिट्स 3 ग्रुपों में बांटा गया है, यानी जो फिट्स जो हैं उनको 3 ग्रुपों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो एक होता है क्लियरेंस फिट होता है, एक इंटरफेरेंस फिट होता है, एक ट्रांजिशन फिट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 25H7
पर P6 के रूप में अभिहित एक फीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंटरफेरेंस फीट, यानी कि व्यतिकरण फीट। और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 एग्जाम्स में पूछा गया हुआ प्रश्न है। एक तो इसरो में, दूसरा इसरो में ही पूछा गया हुआ प्रश्न है, एक ग्राइंडर में और एक फीटर में। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो 25H7 पर P6 एक व्यतिकरण फीट यानी कि इंटरफेरेंस फीट है। अगला है व्यतिकरण फीट यानी कि इंटरफेरेंस फीट में होल की टॉलरेंस जोन हमेशा शाफ्ट की टॉलरेंस जोन से नीचे होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संकुचन समंजन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वैगन के चक्रों पर लोहे का टायर। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो संकुचन फीट यानी कि श्रिंकेज फीट का सर्वोत्तम उदाहरण वैगन के चक्रों पर लोहे का टायर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। श्रिंकेज फीट का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैलगाड़ी के पहिए पर रिम फिट करना, यही इसका उदाहरण है। और ये जो प्रश्न है 2007 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो श्रिंकेज जो फिट है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार की फिट में छेद को शाफ्ट की अपेक्षा कम साइज का रखा जाता है। छेद वाले भाग को गर्म किया जाता है जिससे कि छेद का व्यास बढ़ जाए और शाफ्ट पर फिट हो जाए, और ठंडा होने पर शाफ्ट को मजबूती से पकड़ लेता है, जैसे बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे के रिम फिट करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रीशियन प्लायर कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है वो इलेक्ट्रीशियन प्लायर होता है। और ये जो प्रश्न जो है 2006 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन जो प्लायर है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे चपटी नाक वाला प्लास अथवा लाइनमैन का साइड कटिंग प्लास भी कहते हैं। इसके दोनों जबड़ों के बीच कटिंग धार बनी रहती है जिससे तार काटा जाता है। बिजली विभाग में प्रयोग होने वाले प्लास के हत्थे पर रबड़ का कवर चढ़ा रहता है। प्लायर ढलवा स्टील से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संपीड़न भार के लिए इस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार के स्प्रिंग ओपन कॉइल वाले हेलिकल स्प्रिंग होते हैं जो कि संपीड़न भार को सहन करते हैं। यह प्रायः स्प्रिंग स्टील की गोल रॉड से बनाया जाता है, परंतु वर्गाकार या आयताकार आकार के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस प्रकार के स्प्रिंग तनाव भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। और ये जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार के स्प्रिंग प्रायः स्प्रिंग की गोल रॉड से बनाया जाता है जो कि एक हुक या लूप द्वारा लगाए गए तनाव भार का सामना करते हैं। ये स्प्रिंग बंद कुंडली स्प्रिंग होते हैं। ये स्प्रिंग
कार्य के अनुसार हेलिकल तनाव स्प्रिंग की सिरों की बनावट निम्नलिखित प्रकार की होती है, जो इस प्रकार है, जैसे कि टैक हुक, डी हुक, भी हुक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक स्तर से दूसरे द्रव के अंतरण के लिए पंप के लिए आवश्यक है कौन सा? तो पंपिंग शीर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेशर, यानी कि दबाव। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उससे ये प्रश्न जो है ये क्लियर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब आइए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से ये जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा। तो पंपिंग शीर्ष में एक स्तर से दूसरे द्रव के अंतरण के लिए पंप के लिए आवश्यक दाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन से मल प्रणालों में प्रदूषित वायु, कीड़े तथा पोषक जंतुओं के प्रवेश को रोकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्रैप। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सीवर व ड्रेन की गंदी गैसों को घरों के अंदर पाइपलाइनों में आने से रोकने के लिए जिस सैनिटरी फिटिंग का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रैप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रिवेट में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ सामान्यतः होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डक्टाइल, यानी कि तन्य होता है। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिवेट में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ तन्य होता है। चादरों को आपस में अर्धस्थायी रूप से जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग किया जाता है। रिवेट की विशेषताएं देने के लिए उसकी धातु, लंबाई, व्यास तथा हेड का प्रकार बताना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। धातु के किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्लिटिंग कहलाता है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो धातु की चादर को लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना स्लिटिंग कहलाता है। इसमें कर्तन क्रिया के लिए वृत्तीय ब्लेड प्रयोग करते हैं। ये ब्लेड सीधी रेखा, वृत्तीय रेखा अथवा वक्रीय पथ पर चलते हैं। ये चालन आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। केवल एक ही दिशा में स्ट्रोकिंग लाइन के सहारे धातु को फैलाने के लिए कौन से हैमर प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2008 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग चोट लगाने की लाइन में एक ही दिशा में स्ट्रोकिंग लाइन में धातु को फैलाने के लिए किया जाता है। पिन की अक्ष हैंडल से 90 डिग्री पर होती है। इसकी अक्ष के क्रॉस होने के कारण ही इसे क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, यानी कि इससे ज़्यादा भी आ सकता है।
और ये सभी ट्रेडर के लिए है, इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।